नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो क्या बात करते हैं हम स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो चैप्टर दोस्तों क्या है हमारा, कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्या है, कार्बन। ठीक है जी, कार्बन क्या है हमारा, कार्बन एक काला पत्थर या कोयला होता। कार्बन क्या होगा, एक काला पत्थर या कोयला होगा। अब कार्बन की उत्पत्ति कहां से हुई थी, कहां से कार्बन जो है हमारे पास फाउंड होकर आया, तो कार्बन की फाउंडेशन जो हुई थी वो हमारी कहां से हुई थी, जीव जंतु और वनस्पति कोशाओं से हुई थी। ठीक है, ऐसा ऐसा किसने कहा था, बर्जीलियस ने कहा था कि कार्बनिक पदार्थ या कार्बन की उत्पत्ति जो हुई थी वो हमारी किससे हुई थी, जीव जंतु और वनस्पति कोशिकाओं से हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं जरा, तो क्या था कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है, संकेत होता कार्बन का सी। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, यानी एटॉमिक नंबर 6 होगा और एटॉमिक वेट परमाणु भार होगा 12। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कार्बन में, 6 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12-6 कितने होंगे, ओनली 6। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, प्रोटॉन भी 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 ही होंगे। ठीक है, एटॉमिक वेट कितना होगा, 12 होगा। एटॉमिक नंबर होगा हमारा 6। ठीक है, अब इसकी हम निकालते हैं वैलेंसी, संयोजकता। तो संयोजकता, जब कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा इसका, 2-4। ठीक, और ये क्या है इसकी संयोजकता या वैलेंसी। तो किसी परमाणु की भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है कि किसी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी संयोजकता होगी या वैलेंसी होगी, किसके अकॉर्डिंग, लुईस और कोसेल के अनुसार। ठीक है, लेकिन ये रूल जो है फेल हो जाता है। ये कब तक रूल पास है, जब तक किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक उसकी वैलेंसी वही होती है। 4 पे भी वैलेंसी वही होती है। लेकिन जैसे ही किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, कितने, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वहां से उसकी क्या होगी, वैलेंसी बदल जाती है। क्यों, किसी हर परमाणु की या हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी हमारी, 4 होगी। संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो हमारा कार्बन क्या है, कार्बन क्या एक तत्व है। ठीक, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन और 6 ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2-4 और इसमें इसकी वैलेंसी कितनी होगी या संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब कार्बन से हम पढ़ते हैं एलोट्रोप्स। क्या पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स। ठीक, हिंदी में बोलते हैं अपरूप। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपरूप। ठीक, जरा देखो एलोट्रोप्स क्या होते हैं, किसी एटम के, कोई भी एटम हो या कोई भी यौगिक हो। ठीक है, तो किसी तत्व, कोई भी तत्व जब एक से ज्यादा रूप में होगा, ठीक है, एनी एटम हैविंग मोर एंड मोर फॉर्म। ठीक, ज्यादा से ज्यादा रूप में जो होंगे, एक से ज्यादा रूप में कोई तत्व अगर हमें मिलेगा तो उसे हम बोलते हैं अपरूप। ठीक है, जैसे किसी आदमी की शक्ल के एक से ज्यादा आदमी मिल जाए, ठीक है, तो वे क्या होंगे, उसके अपरूप होंगे। ठीक,
ऐसे ही हमारा क्या होगा, एलोट्रोप्स जब एक से ज्यादा रूप में मिलेंगे तो वो हमारे कौन होंगे, एलोट्रोप्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि वे सभी तत्व जो एक से अधिक रूप में मिलते हैं क्या अपरूप कहलाते हैं या एलोट्रोप्स कहलाते हैं, और उनके इस गुण को हम क्या बोलते हैं, अपरूपता। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होगी, एलोट्रोप्स। ठीक है, प्रॉपर्टी अपरूपता होगी। अब हम कार्बन के अपरूप की हम बात करते हैं तो कार्बन के 3 अपरूप होंगे। कौन कौन से होंगे, डायमंड। कौन कौन से होंगे, डायमंड। ठीक, दूसरा होगा ग्रेफाइट, दूसरा होगा ग्रेफाइट, और तीसरा कौन होगा, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस तीसरा अपरूप ये होगा। तो क्या हुआ कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब 3 से ज्यादा रूप में होगा तो वो क्या होगा, उसका अपरूप होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ये 3 अपरूप हमारे कार्बन के होंगे। ठीक है, अब हम डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड क्या होगा, लेयर में बना हुआ, यानी कि परत में बना हुआ होगा। परत में स्ट्रक्चर होगी कार्बन की, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होती है, फिर ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये ऐसे डिवाइड होते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, फिर यहाँ से ये ऐसे मिल गए, फिर यहाँ से ऐसे डिवाइड हो गए। तो कार्बन की इसके डायमंड के कुछ क्या होंगी, लेयर्स बनी होंगी, एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ी होगी, ये होंगे क्या, डायमंड। डायमंड यानी हीरा। अब डायमंड का जो टेम्परेचर होता, जो ताप होता, वो कितना होता, लगभग 3450 डिग्री सी। कितना होगा डायमंड का ताप, 3450 डिग्री सी। अब डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ये इंसुलेटर यानी कुचालक का काम करता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसे जलाने के बाद कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता, यानी कि राख भी, ऐश भी नहीं बचती। ठीक है, सब कुछ पूरी तरह से फिनिश हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट क्या है, ये भी एक एलोट्रोप्स है, किसका, कार्बन का। कार्बन का एलोट्रोप्स है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो टेम्परेचर होता वो लगभग 3300 या 3350 डिग्री सी होता है। ठीक है, 3300 या 3350 डिग्री सी होता। ये क्या होती है, ऐसे लेयर सी बनी होती हैं। ठीक है, कार्बन की ऐसे, ये ऐसे लेयर बनी होती हैं, ये लेयर ऐसा आपस में चिपकी होंगी। ठीक है, अब इस लेयर से फिर एक नई लेयर ऐसे बनकर तैयार हो गई। इस तरह से ये इसके अपरूप हो जाएंगे, ये ऐसे, फिर एक नई लेयर तैयार हो गई। तो इस तरह से क्या होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा ग्रेफाइट, जो हम पेंसिल की नोक देखते हैं। ठीक है, या निब होती है पेंसिल की, तो वो हमारी कैसी होती है, लेयरों में बनी होती है। जब हम पेंसिल को हम छीलते हैं तो क्या होगा, लेयर पे लेयर, क्या ब्लैक वाली जो ब्लैक सी लेयर होती है वो हमारे कौन होता है, ग्रेफाइट। ठीक, इसे भी जलाने के बाद कोई अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचता, कोई भी हमारा ये क्या राख भी नहीं बचती है इन्हें जलाने पर। ये कार्बन का प्रूफ है। इसमें हल्की सी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये कंडक्टर है। क्या है ये, कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो ये क्या, एक कंडक्टर का काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो सभी ने क्या फुटबॉल की एक स्ट्रक्चर देखी होगी, जो फुटबॉल हमारे घर पे बनी होती है। क्लियर, तो जरा देखना, ये एक फुटबॉल के एक पोर्शन से यहां से ऐसे ऐसे ये 5 ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, ये ऐसे 5 जुड़े होते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एक कार्बन परमाणु से, ठीक है, 5 और कार्बन परमाणु जुड़े होंगे। एक कार्बन परमाणु से 5 और कार्बन परमाणु जुड़े होंगे। तो ये हमारी कैसी है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक, अब एक इसमें क्या होगा, जो हमारे इसकी
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मतलब एक कार्बन से कितने 5 कार्बन और जुड़े होंगे, और 5 और 1 कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5, और एक ये जुड़ गया तो कितना होगा 6, कितने हो गए 6, और 6 को हमने बोल दिया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर या हेक्सागोनल संरचना होगी। ठीक है, अब जरा देखो ये हेक्सागोनल संरचना, एक फुटबॉल में कितने हेक्सागोनल होते हैं, तो एक फुटबॉल में जो होते हैं वो 10 हेक्सागोनल होते हैं। कितने होंगे 10 हेक्सागोनल, मतलब ऐसे ऐसे 10 पार्ट लगे होंगे एक फुटबॉल में। ठीक, तो अब हमसे कोई पूछने लगे कि एक बकमिनिस्टर फ्लोरेंस में कितने कार्बन के तत्व होंगे, तो एक में कितने थे 6, एक में कितने थे 6, तो 10 में कितने होंगे 60, यानी एक बकमिनिस्टर फ्लोरेंस में हमारे कितने कार्बन के यौगिक होंगे, कार्बन के तत्व कितने होंगे 60 होंगे। ठीक, हेक्सागोनल कितने होंगे उसमें 10, हेक्सागोनल कितने होंगे 10, यानी 10 हेक्सागोनल को मिलाकर हमारा एक बकमिनिस्टर फ्लोरेंस बनता। और इसकी जो खोज की थी वो बकमिनिस्टर फ्लोरेंस नामक साइंटिस्ट ने ही की थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया तीनों। अब देखो जरा इसका सुनो, इसका क्या होगा, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का जो टेम्परेचर होता वो कितना होता 3200 डिग्री सी, इसका कितना था, इसका टेम्परेचर 3450 डिग्री सी। ठीक, इसका कितना था 3300 से 3350। ठीक है, 3300 से 3350, यानी 3350 डिग्री सी तक था, और इसका जो टेम्परेचर होता वो होता 3200 डिग्री सी, कहीं कहीं बुकों में 3150 डिग्री सी भी दे रखा है। ठीक है, तो इनके ये होते हैं टेम्परेचर हमारे कि इतने ताप पे जाने पे ये जलना शुरू कर देते हैं, और जलना क्या शुरू कर देते हैं, राख की फॉर्म में आने शुरू कर देते हैं, राख बनने ऐश बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जब जलते हैं, ठीक है, ये क्या दुनिया का कोई भी पदार्थ कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी पदार्थ कब जलता, जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन अगर होगी तो वो जलेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि इसका जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 3200 डिग्री सी, यानी 3200 डिग्री सी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जलने के बाद ये भी अवशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ते, राख भी नहीं बचती। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस डायमंड या ग्रेफाइट अगर जलना शुरू कर दे तो राख भी नहीं बचती है। ठीक है, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी का के लिए इंसुलेटर का काम करता। ठीक है, कंडक्टर का काम नहीं करता, केवल इंसुलेटर है, ये वैद्युत का कुचालक है। अगर हम इन तीनों में बात करते हैं कि डायमंड, ग्रेफाइट या बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, इन तीनों में हमारा कौन कंडक्टर का काम करेगा, तो कंडक्टर का काम केवल ग्रेफाइट करेगा। वैद्युत चालक कौन होगा, ग्रेफाइट होगा। ठीक, ग्रेफाइट में बताया था कहाँ देखते हैं हम, पेंसिल की निब में, नोक में देख लेते हैं, जो हम कच्ची पेंसिल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं जरा क्या, हाइड्रोकार्बन जानने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोकार्बन से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कार्बनिक रसायन क्या है। ठीक है, कार्बनिक रसायन की बात मैं कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन की, लेकिन कार्बनिक रसायन क्या, कि वे सभी पदार्थ जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। ठीक, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आखिर कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, आखिर कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कार्बन की उत्पत्ति के लिए जो लिखा है लगभग 4 मिलियन एगो, 4400 वर्ष पहले की बात है। ठीक, क्या हुआ था, जो हमारे वनस्पति, ठीक है, या जीव जंतु समुद्र के किनारे आसपास के एरिया में जो दब गए थे, जमीन के नीचे दब गए, वे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से किस में बदल गए, कोयले, डीजल, पेट्रोल में बदल गए, कोयला और डीजल पेट्रोल में बदल गए। ठीक है, तो बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि लगभग 400 मिलियन साल पहले की बात है कि बहुत सारे जीव जंतु और
क्या पेड़ पौधे जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से जमीन के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, वो किस में बदल गए, कोयले या डीजल पेट्रोल में बदल गए। ठीक है, लेकिन बर्जीलियस की ये बात ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, मात्र 2 साल बाद, 2 साल के अंतर पे उनका ही एक स्टूडेंट आया। कौन था? बोहलर। कौन आया? बोहलर। बर्जीलियस जी ने केवल इतनी बात बता के छोड़ दी हमारे सामने कि जो जीव जंतु और वनस्पति पेड़ पौधे हमारे क्या थे, दब गए थे, किसमें? जमीन में। और वे जमीन में दबने के बाद किसमें बदल गए? हाइड्रोकार्बन या कार्बन में बदल गए थे। ठीक, अब यहां से बोहलर आए निकल के। बोहलर ने क्या करा? अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, ये थे बोहलर। बोहलर ने अकार्बनिक पदार्थ क्या? NH4 अमोनियम साइनाइड। ठीक, ये है हमारा अमोनियम साइनाइड। ठीक, इसे क्या कर दिया? गर्म कर दिया, और अमोनियम साइनाइड से क्या बना लिया? यूरिया। ठीक, तो ये कैसा था? अकार्बनिक पदार्थ। कैसा था? अकार्बनिक पदार्थ। और इससे क्या बना दिया? कार्बनिक पदार्थ। यानी बोहलर जब आया तो बोहलर ने क्या, अपने गुरु की बात को जो है उसे गलत साबित कर दिया। गुरु ने तो कहा था कि सभी कार्बनिक पदार्थ जीव जंतु और वनस्पति कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जैसे ही बोहलर आया, बोहलर ने अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। कार्बनिक पदार्थ से क्या, अकार्बनिक पदार्थ से क्या बना दिया? कार्बनिक पदार्थ बना दिया। अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया बना दिया। ये वही यूरिया है जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। क्या होगी? 46% नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है। ये वही यूरिया जो हम खेत में डालते हैं। ठीक है, 46% क्या होगी? नाइट्रोजन होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ से कौन सा कार्बनिक पदार्थ बना था? तो अमोनियम साइनाइड से सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया बना था। उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, कितनी क्वांटिटी होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ठीक, और जो हमारी जमीन है इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 72%। ठीक है, कितनी होगी? 72% होगी। तो जरा ध्यान रखते हुए चलना इस बात का कि सबसे पहला अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, अमोनियम साइनाइड से कार्बनिक पदार्थ यूरिया बना था प्रयोगशाला के अंदर। ठीक, किसने बनाया था? बोहलर ने बनाया था। बोहलर कौन था? जर्मेनियम का, फ्रांस का साइंटिस्ट। कहां था? फ्रांस का साइंटिस्ट था बोहलर। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। किसकी? हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन कौन होंगे? वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे। ठीक है, वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हमारे 2 तरह के होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम संतृप्त। इसे क्या बोलते हैं?
संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है? तो देखो सैचुरेटेड वो होंगे जो हमारे जलने के बाद धुआं देंगे, जो जलने के बाद धुआं देंगे, और अनसैचुरेटेड वो होंगे जो जलने के बाद धुआं नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी चीज, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होंगे, एकल बंध वाले, सिंगल बॉन्ड या एकल बंध वाले जितने भी होंगे, वे हमारे सारे के सारे कैसे होंगे? एकल बंध। वे सारे के सारे हमारे कौन होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये कैसे होंगे? डबल बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध वाले, द्विबंध या त्रिबंध वाले जितने भी कार्बनिक कंपाउंड होंगे, कार्बनिक कंपाउंड होंगे, कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कौन होगा हमारा? CH4, मीथेन, C2H6, C3H8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसमें कौन होगा? एथिलीन, एसिटिलीन, एथिलीन, एसिटिलीन। जैसे जैसे हमारा कंपाउंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे C2H2, ठीक, C2H4, ठीक, ये कौन होगा? इथाइन, एसिटिलीन। कौन होगा? इथाइन, एसिटिलीन। और ये कौन होगा? एथिलीन। कौन होगा? एथिलीन या इथीन, एथिलीन या इथीन। और ये एसिटिलीन या इथाइन, एसिटिलीन या इथाइन। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सैचुरेटेड में वे आएंगे जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब जरा देखो अंतर देख लो। अब मैं इसकी सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, ठीक, ये कितना? CH3, ये भी CH3 हो गया। ठीक है, ये कितना? CH3। तो 4 इसकी वैलेंसी होगी और 3 ये हो गए, 4 3 7, 4 इसकी वैलेंसी, 3 ये हो गए 7। ठीक है, अब एक बॉन्ड ये जोड़ दिया, एक बॉन्ड ये जोड़ दिया, तो 7 और 1 8 हो गए। तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड हो जाने की वजह से हमने इसे बोल दिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जरा यहां देखो, C2H2 ले रहा हूं मैं, C2H2, एक H इसे दिया, एक H इसे दिया, 4 तो ये हो गए, कार्बन की वैलेंसी हो गई, एक इसने दे दिया 5, ऐसी 4 कार्बन की इसकी 1 हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो 5 तो हो गए। अब इसके बीच में कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, कैसा होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब जरा यहां देखो, यहां कितना होगा? CH2 और ये भी CH2, 4 इसकी वैलेंसी हो गई और 2 ये 6, 4 इसकी 2 ये हो गई 6। तो इसके बीच में कैसा होगा? 8 पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि सैचुरेटेड कौन होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं। जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो हमारे अनसैचुरेटेड होंगे, और केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। ठीक, जो किससे मिलकर बने होते हैं? हमारे बॉन्ड से। किससे मिलेंगे? बॉन्ड से मिलकर बने होंगे। तो जरा देखते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन किस में आते हैं? हमारे सैचुरेटेड में। और एल्कीन और एल्काइन किस में आते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो एल्केन, एल्केन, एल्केन होते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड। कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध वाले होंगे।
ठीक। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा। दूसरा कौन होगा, एल्कीन। एल्कीन कौन होंगे, डबल बॉन्ड वाले होंगे। ठीक। जनरल फॉर्मूला कौन होगा, CnH2n-2 वाले। ठीक। अब जरा देखो एल्काइन। एल्काइन कौन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले, त्रिबंध वाले। ये एकल बंध, ये द्विबंध और ये त्रिबंध हो गया। ठीक है। तो इसमें कौन, जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब जरा कंपाउंड निकालते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो हम एल्केन को निकालते हैं। एल्केन जरा देखना क्या है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। n की वैल्यू 1 रखो, तो n की वैल्यू 1 रख दी, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2 × 2 × 1+2। तो एक 2 और 2 और 2 4, तो ये कितना होगा, CH4। कैसा होगा, मीथेन। और मीथेन की स्ट्रक्चर क्या होगी, जनरल, ये होगी जनरल स्ट्रक्चर। एक कार्बन परमाणु से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। एक कार्बन एटम से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो ये क्या कौन होगा हमारा, एल्केन, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है। अब क्या, n की वैल्यू 2 रखो जरा, तो कितना होगा, C2H2 × 2+2। ठीक है। तो कितना हुआ, 2 2 4, 2 कितने हुए, 6। ये कितना हुआ, C2H6। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो जरा, इसकी स्ट्रक्चर, तो यहाँ कितने होंगे, 3, और यहाँ भी कितने हो गए, 3। ठीक है। अगर मैं इसकी खोल के स्ट्रक्चर बना दूं, जनरल खोल के, तो कितना होगा, देखो 1H। यहाँ क्या होगा, 1H। ये हमारे HH बनते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये कैसा होगा हमारा, जनरली कौन हो गया, एल्केन। कैसा कंपाउंड है, एल्केन। यानी कार्बन परमाणुओं के बीच में मेरा क्या है, सिंगल बॉन्ड लग रहा। कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड लग रहा, और क्या हो गया मेरा, ये एल्केन। ठीक। और एल्केन को मैं कहता हूं क्या, सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसी एल्कीन की। डबल बॉन्ड वालों को उठाओ, डबल बॉन्ड वाले को देखते हैं। क्या था जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। ठीक। n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 - 2। ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2 1 और -2, तो कितना हुआ, ओनली C, और H कितना हो जाएगा, 0, यानी कार्बन बचेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट का n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखी, H2 × 2 - 2, तो कितना हो जाएगा, 2 4 4 - 2 2, तो कितना होगा, C2H2। ठीक है। अब C2H2 किस में आएगा, ये थोड़ा बाय मिस्टेक लिखा गया, ये एल्काइन होगा और ये एल्कीन होगा। एल्कीन और एल्काइन, ये कैसा होगा, डबल बॉन्ड। ये होगा डबल बॉन्ड और ये होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। ये होगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक। तो जरा देखो इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं, तो एक कार्बन परमाणुओं के बीच में एक हो गया, एक H इसे दिया, एक H इसे दिया, तो 4 इसकी वैलेंसी है, एक इसने दिया 5, 4 इसकी वैलेंसी है, एक इसने दिया 5, और यहाँ क्या होगा, 3। यहाँ बॉन्ड बनाया, 3 होगा। ठीक है। तो ये कौन है हमारा, एल्काइन। कौन होगा, एल्काइन। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n और CnH2n। n की वैल्यू 1 रखो, तो C1 हो गया, H कितना हुआ, 2 × 1,
तो CH2 और CH2 तो कोई कंपाउंड होता ही नहीं है, CH2 कोई कंपाउंड नहीं होता। C की N की वैल्यू 2 रखो तो C2H कितना हुआ 2 × 2 तो कितना हुआ ये C2H4 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 की स्ट्रक्चर खोलो जरा, C2H4 की स्ट्रक्चर कितनी होगी, ये हो गया। ठीक, अब कार्बन के दो, हाइड्रोजन के दो इसे दिए और दो इसे दे दिए हमने, क्लियर। अब देखो जरा इनके बीच में 4 और 2 6, 4 और 2 6, इनके बीच में क्या होगा, 8 पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड लगाया जाएगा, 8 पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड लगाया जाएगा। इट मींस क्या हुआ कि सैचुरेटेड जो कार्बन होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन हुए, सिंगल बॉन्ड वाले, जैसे इथेन मीथेन, ठीक है, प्रोपेन ब्यूटेन, तो जिनके बाद में ANE आएगा वे सारे कंपाउंड कौन होंगे, सैचुरेटेड होंगे, और जिनके बाद में ENE या YNE आएगा वे सारे के सारे कौन होंगे, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके, कोवेलेंट बॉन्ड। किसकी बात करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो सहसंयोजक बंध कौन होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन होंगे, जरा देखो, जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में, ठीक, इलेक्ट्रॉन के बराबर की साझेदारी होती हो, जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी हो, तो वहां कैसे होंगे, सहसंयोजक बंध बनते हैं। ठीक, अब किन में होगी, ये यही है एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक कार्बन कार्बन है, अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर मैं बात करता हूं कि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन 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 परमाणुओं के बीच में, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा H3, यहाँ H3 होगा, यहाँ डबल बॉन्ड लग रहा तो कितना होगा H2 होगा, यहाँ HH होंगे। ठीक, ये H2 H2 H3 या H1 कैसे लगते हैं, ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता, बॉन्डिंग पे, किस पे, बंधों पे डिपेंड करेगा। अब इसे मैं कहूं कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या है मेरा, सिंगल बॉन्ड, तो ये मेरा होगा एकल सहसंयोजक बंध या फिर हम बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंध या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर द्वि सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजक बंध, और ये क्या होगा एकल सहसंयोजक बंध, और ये होगा त्रिसहसंयोजक बंध या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, क्लियर हो गया। अब इनके कुछ गुण भी हैं, जैसे मान लो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इसने इसे दिया, इसने इसे दिया, ऐसे ही इसने 2 इसे दिए और इसने 2 अपने इसे दिए, इसने 3 इसे दिए और 3 इसने इसे दिए, तो इनमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों के बराबर की साझेदारी हो गई, और बराबर की साझेदारी होने पे इनके बीच में जो ये बंध बन रहे हैं, इन बंध को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज या फिर सजातीय श्रेणी के सदस्यों की। ठीक है, जरा देखो होमोलोगस सीरीज क्या है, सजातीय श्रेणी क्या है, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज या फिर हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। देखो जरा
होमोलोगस सीरीज क्या है? जब किसी भी कार्बन श्रृंखला में, किसी भी कार्बन श्रृंखला में CH2, क्या CH2 जोड़ दिया जाए, या फिर एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट 14 जोड़ दिया जाए, तो जो नया कंपाउंड बनेगा या जो नया कार्बनिक यौगिक बनेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कौन होगा? होमोलोगस सीरीज का सदस्य होगा या होमोलोगस सीरीज में आएगा। तो ये ये 14 कहां से आया? देखो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता, हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 into 2, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये हो गया प्लस 2 बन जा 2, तो ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस इतना 14, कितना हुआ ये? 14। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज के सदस्य को, ठीक, अगर उसमें 14 जोड़ देते हैं, अगर उसमें 14 या CH2 जोड़ देते हैं, तो जो नया सदस्य हमारा बनकर आता वो हमारा किसका होगा? होमोलोगस सीरीज का या सजातीय श्रेणी का सदस्य होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लिया CH4 में CH2 जोड़ दो, CH4 में CH2 जोड़ दो, तो एक और एक कितने हुए? 2, तो कार्बन के 2 हो गए और हाइड्रोजन के 4, ये 2 ये तो कितने हो गए? 6 हो गए। सपोज दैट अब मैं C2H6 को ऐसे ही उठा लेता हूं और इसमें CH2 और जोड़ देता हूं, CH2 और जोड़ दिया, तो कार्बन के 2 ये एक ये कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक। 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए, 6 और 2 8 हो गए। अब ये कौन से होमोलोगस सीरीज का? ये एल्केन होमोलोगस सीरीज का है। किसका है? एल्केन होमोलोगस सीरीज का। यानी कि होमोलोगस सीरीज में भी 3 चीजें चलती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही होमोलोगस सीरीज में चलती हैं, ठीक है। तो जरा देखो, अब मैं होमोलोगस सीरीज के फॉर्मूले से बता देता हूं इसे। क्या जनरल फॉर्मूला क्या था मेरा? CnH2n+2, तो मैं जनरल क्या पहला CH4 देखो, C की n की वैल्यू 1 रखोगे तो n की वैल्यू 1 हो गई, 2 into 2 into 1 प्लस 2, तो कितना होगा? 2 1 2 2 और 2 4, तो कितना होगा? CH4, कितना हो गया? CH4, पहला कंपाउंड बन गया मेरा और इसका नाम है मीथेन। क्या है? मीथेन, ठीक। अब मैं कहा था मीथेन में क्या जोड़ दिया? CH2 जोड़ दिया, तो CH2 जोड़ने पे मेरा नया कंपाउंड C2H6 बना, C2H6, n की वैल्यू 2 रखो, तो C2 2 into 2 4 प्लस 2 कितना होगा? 6, तो कितना होगा? C2H6। अब कौन बन गया? ईथेन, ठीक है। ईथेन और मीथेन। होमोलोगस सीरीज की एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड होंगे, यानी ईथेन और मीथेन जैसे मेरा बन के आया, अब मैं असंतृप्त की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं संतृप्त की बात कर रहा हूं या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं। तो जितने भी कंपाउंड, मान लो ये मीथेन आया, फिर ईथेन आया, फिर प्रोपेन आएगा, ये कौन है? प्रोपेन। ऐसे ही नेक्स्ट कौन आएगा? ब्यूटेन। ऐसे ही फिर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, ठीक है, नोनेन, ठीक। तो ऐसे मेरे जितने भी कंपाउंड आएंगे होमोलोगस सीरीज के, इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक गुण आपस में समान होंगे। क्या? होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होंगे, अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड के सैचुरेटेड से मिलेंगे, अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड से मिलेंगे। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण धर्म एक जैसे होंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुण धर्म एक जैसे होंगे। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी ही होगी, ठीक है। तो जैसे मेरा ये था एल्केन था, तो जो भौतिक और रासायनिक गुण मीथेन के हैं वो भौतिक और रासायनिक गुण ईथेन के भी हैं। लगभग कितने? 98% मैच करके चलेंगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। लगभग 98% संतृप्त के एक जैसे होंगे और असंतृप्त के एक जैसे होंगे,
ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है। अब जरा एक बार और नोट करते हैं, जैसे मेरा CH4 था, CH4 कार्बन का वेट कितना था 12, हाइड्रोजन का कितना था 4, और 12 4 कितना हो गया 16। ठीक, 16 में 14 जोड़ दिया, 14 जोड़ दिया तो कितना आ गया मेरा 30 आ गया। 16 में 14 जोड़ दिया 30 आ गया। अब जरा देखो इन दोनों के मिलने से ये मेरा कौन बना था नया कंपाउंड इथेन। अब जरा इसके एक कार्बन का 12 तो 2 का कितना होगा, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का कितना होगा। ठीक है, तो 2 कार्बन का तो 12 दूनी 24 प्लस ये कितना हुआ 6, तो कितने हो गए ये 30, कितने हो गए 30। ठीक, तो क्या हुआ था इन दोनों को जोड़ने पे भी मेरा 30 आ रहा था, और इन दोनों के मिलने से क्या मेरा नया बना, इसका भी 30 आया। इट मींस क्या है, होमोलोगस सीरीज में अगर 14 जोड़ते चले जाएंगे तो नया कंपाउंड जो आएगा उसका वेट आपस में दोनों के इक्वल होगा। जो नया कंपाउंड ये मेरा बना है इसका वेट इन दोनों के आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये मेरी होमोलोगस सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों कल मिलते हैं किसके, IUPAC के साथ। कल IUPAC स्टार्ट करेंगे, तब तक क्या करना हमें, हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा देखना है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई क्लियर नहीं होती है, तो बिल्कुल क्लियर भी करके चलेंगे। कमेंट्स कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कि कमेंट्स का जवाब सुबह को ना मिलके रात को मिले, रात को ना मिलके सुबह को मिले। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं एक नई सुबह के साथ।